वीडियो में अखंड भारत का कलेश, पाकिस्तान में प्रोटेस्ट और क्यों लड़ बैठे इंडिया और बांग्लादेश। और जाने बांग्लादेश में कब हुआ हिंदुओं पर हमला और यूपी का संभल क्यों नहीं संभला। बड़ा सवाल एक्सक्लूसिव, इमरान खान कब तक रहेंगे इन द जेल और पृथ्वी शॉ क्यों नहीं हुए सेल। और जानेंगे फ्रांस में महिलाओं को किस बात का डर, वीडियो दिखाएंगे पर करनी पड़ेगी ब्लर। नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक बैक ऑन द संडे शो, वो शो जहां हम करेंगे देश की बात एंटरटेनमेंट के साथ। एक सवाल आपसे पूछता हूं, आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश में क्या कॉमन है? नेशनल एनिमल, लैंग्वेज एंड हिंदू मुस्लिम हेट पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में इस हफ्ते जातीय हिंसा हुई। इस कंट्रोवर्सी के सेंटर में है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, शॉर्ट में इस्कॉन। ये एक बहुत बड़ी संस्था है, देश दुनिया में कई सारे मंदिर चलाती है। और जब से बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गई है और वहां पे माइनॉरिटी पर हमले शुरू हुए, तो वहां की हिंदू माइनॉरिटी के एक लीडर उभर कर सामने आए हैं, चिन्मय दास। इनको बीते हफ्ते अरेस्ट कर लिया गया। एंड ऑल्दो ही इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर, कुछ टाइम पहले इस्कॉन खुद इनसे डिसोसिएट कर गया था, बट स्टिल अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस फॉर द हिंदू माइनॉरिटी ऑफ बांग्लादेश। हाल ही में चिन्मय दास पर सेडिशन, एंटी नेशनल होने के आरोप लगे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। और चिन्मय दास के अरेस्ट के बाद कई सारी एंटी हिंदू और एंटी इंडिया वहां पर हरकतें देखने को मिली। एक वीडियो वायरल हुआ जहां पर वहां की एक प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी में भारत के झंडे को एज अ डोरमैट यूज किया जा रहा था। और बात सिर्फ इन भाई साहब के अरेस्ट तक नहीं रुकी, वहां के इस्लामिस्ट ये डिमांड कर रहे हैं कि पूरे इस्कॉन को ही बैन कर दो, क्योंकि वो एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहां। और इसी बीच बांग्लादेश में हिंदुओं पर बहुत हमले हो रहे हैं, उन्हें नौकरियों से निकाला जा रहा है, घर मंदिर तोड़े जा रहे हैं, और अराजकता में औरत कैसे टारगेट होती है वो आपको पता ही है। बेसिकली हालत बहुत कंसर्निंग है। इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इस पर ऑब्जेक्शन रेज किया, यहां तक कि यूके की पार्लियामेंट ने भी इस पर आवाज उठाई। In Bangladesh, their spiritual leader is under arrest. Hindus across Bangladesh are being subject literally to death. अबे चोमू, बट व्हाट अबाउट मुस्लिम्स इन इंडिया? ठहरो ठहरो, कर लेना व्हाट अबाउट वाला कमेंट, जल्दी क्या है। एंड मैं तो कह रहा हूं भाई, करो, मेरे लिए एंगेजमेंट है। पर व्हाट अबाउट बहुत अच्छा सेक्युलरिज्म का टेस्ट होता है। इसके बाद जो लिखा है वो दिखाऊंगा, पर इसके पहले जो है इसको छुपा कर नहीं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटी खतरे में है। अगर आप उसमें कुछ कहना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में #बांग्लादेश लिखकर एक बार अपना ओपिनियन, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। इंडिया में सेम चीज देखने को मिलती है संभल में। नाउ क्विकली फैक्ट्स, संभल में है जामा मस्जिद, एंशिएंट मुगल आर्किटेक्चर है, बाबर ने अपने टाइम में बनवाया था। फिर एक पिटीशन फाइल होती है कि काफी टाइम पहले एक हिंदू हरिहर मंदिर था जिसको तोड़ करके बाबर ने ये मस्जिद बनवाई थी, और यही मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया। यही सेम लाइन आज देश में जितने भी मंदिर मस्जिद के कलेश चल रहे हैं इसकी जड़ है। एनीवे, कोर्ट सर्वे करने की परमिशन दे देता है, एक बार सर्वे हो जाता है। पर जब दूसरी बार सर्वे करने टीम जा रही थी तो वहां की लोकल कम्युनिटी से उनकी बहस हो जाती है। फिर पथराव, आगजनी, मौतें, इंटरनेट, स्कूल बंद, यू नो द ड्रिल। एंड नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग मीडिया का इस पर क्या रिएक्शन रहा। सुधीर भैया 4 किताबें लेके आ जाएंगे कि हाँ हर जगह नीचे मंदिर है, फावड़ा लेके आओ। हिंदू पक्ष का दावा है कि बाबरनामा और आईने अकबरी, ये 2 ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि संभल की शाही जामा मस्जिद का निर्माण प्राचीन मंदिर को तोड़कर किया गया था। और रवीश भैया एकदम सैवेज मोड में फावड़ा लेके ही खड़े हो जाएंगे कि शुरू करो भारत खोदो योजना। आज जिस जमीन पर बनी मस्जिद के नीचे मंदिर होने का झगड़ा है, हम मंदिर के नीचे क्या था इसका भी जवाब खोजेंगे। सोना भी मिल सकता है, लोहा भी मिल सकता है, तेल भी निकल सकता है, कोई नदी भी मिल सकती है। एंड देख लो क्या हो रहा है। फिर अजमेर में किसी ने पिटीशन डाल दी, फिर आगरा, कल देहरादून, परसों मैसूर, फिर गुवाहाटी। और अगर यही करना है तो करो, वी सपोर्ट। बट फिर चाइना से कंपटीशन की बातें मत करो, अपन बांग्लादेश वाली लीग में जा रहे हैं। अच्छा, ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी आप ज्ञानवापी में ये सेम स्क्रिप्ट सुन चुके हो। और कभी भी आपको ऐसे मसलों में कोई अपना ओपिनियन बनाना है तो 2 चीजें जानना जरूरी है, सिर्फ 2। पहला तो सन 1500 से लेके 1700 तक का समय, ये वो टाइम फ्रेम था जब मुगल अपने पीक पर आए थे और उन्होंने कई साम्राज्यों में मंदिर तोड़कर मस्जिद बनवाए थे और बहुत लोगों को कन्वर्ट किया गया था। और एंशिएंट हिस्ट्री में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस थी, जब भी कोई रूलर दूसरे को हरा कर उसका साम्राज्य पर कब्जा करता था तो सबसे पहले उसके जो धार्मिक स्थल होते थे उसको तोड़कर अपना धार्मिक स्थल बनाता था, क्योंकि जो रिलीजियस प्लेस होते थे वो सेंटर ऑफ इकोनॉमी भी हुआ करते थे। तो वहां पर कब्जा करना, इट वाज अ स्टेटमेंट, इट वाज अ सिंबल ऑफ डोमिनेंस। इसको अच्छी तरीके से समझना है तो किसी की मत सुनो। एक हिस्टोरियन है विलियम डैरिम्पिल, इनकी एक बार किताबें पढ़ना। पर यह सच है कि इतिहास के इस काल में बहुत मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनाई गई। कभी डाउट होता हो तो कभी काशी जाना, बनारस, वहां पर आप ज्ञानवापी देखना जो एक और डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है। वहां की दीवारें चीख चीख के बताती हैं वहां की असलियत क्या है। फिर मुगलों का काल गया, अंग्रेज आए, उन्होंने राज्य किया हम पे, फ्रीडम मूवमेंट हुआ, पार्टीशन हुआ,
इतिहास के पन्ने पलटे और आजादी के बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख को पीछे रखकर इंडियन आइडेंटिटी सामने आई। मंदिर मस्जिद से बड़ा पार्लियामेंट और कुरान गीता से बड़ा संविधान। पर इतिहास के कुछ घाव हैं जो मुगलों ने दिए, अंग्रेजों ने कुरेदे और हमारे फाउंडिंग फादर्स ने उनको भरने की कोशिश की। फिर जब विभाजन का पन्ना पलटा तो भारत अलग अलग धर्मों, अलग अलग कल्चरों के साथ एक बहुत डाइवर्स देश बन के सामने आया। हमारे फाउंडिंग फादर्स को ये पता था कि कोई भी डेवलपिंग देश इंटरनल अनरेस्ट के साथ प्रोग्रेस नहीं कर सकता। एंड नाउ यू नीड टू रिमेंबर द सेकंड थिंग, 1991 में लाया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप पैक्ट, जो ये कहता था कि पहले जो भी हुआ हो पर आजादी के वक्त जितने भी रिलीजियस स्ट्रक्चर थे उनका जो कैरेक्टर था वो जैसा था आगे अब वैसा ही कंटिन्यू होगा। सारे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब इसमें इंक्लूडेड था। 3 स्थान थे जो इसमें एग्जेम्पशन रखे गए। एक अयोध्या का राम जन्मभूमि, दूसरा मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि और काशी का ज्ञानवापी। और ये जो हिंदू नेशनलिज्म है ये भी इन 3 स्ट्रक्चरों पे फोकस करता है। तभी आपने सुना होगा कि अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। अगर आप देश के संविधान को आगे मानते हो, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को मानते हो, तो एक अयोध्या हो चुका है, 2 कंटेंशन बचे हैं, कृष्ण जन्मभूमि मथुरा की और बनारस की ज्ञानवापी। अगर हिंदू मुसलमान करना ही है तो आप अपनी तरफ से अपनी डिमांड्स रख लो, आप अपनी तरफ से अपना कंसिडर कर लो, पर ये यहीं थम जाना चाहिए। क्योंकि अगर यही सेम टेम्पलेट हर जगह चलाने लगोगी तो इतना बड़ा देश है, हजारों ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं, लाखों लोगों में जहर फैल जाएगा। अगर देश को जेन्युइनली सुपर पावर बनना है, चाइना से कंपीट करना है, तो सही कहते हो आप, बटोगे तो कटोगे, तो एक साथ चलना पड़ेगा। और लड़ाई 80-20 को आपस में नहीं, 100 को मिलकर एक साथ करनी पड़ेगी। एंड इस पॉइंट पे आपका अपना ओपिनियन होगा। अगर अग्री नहीं करते हो तो भाई ठीक है, नीचे कमेंट सेक्शन में #हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं, बस मेरे लिए इतना करना कि #इंडिया यूज करना। फिर अगर सपोर्ट करते हो तो थम्स अप कर देना, नहीं सपोर्ट करते हो तो थम डाउन कर देना। इमरान खान की रिहाई के लिए प्रोटेस्ट हुए। In Pakistan have temporarily called off days of violent protests demanding the release of the jailed former Prime Minister Imran Khan. इमरान खान पिछले साल अगस्त से पाकिस्तान की जेल में बंद हैं। कप्तान साहब तब से ही परेशान हैं। पहले तख्ता पलट हुआ, फिर उन्हें उनके पद से हटा दिया गया और फिर कई सारे केसेस लगा दिए गए। बाबर भाई, साउंड्स फेमिलियर? सपना टूटा है तो दिल कभी। बट जोक्स अपार्ट, पाकिस्तान की आवाम में उनके पुराने वजीर आजम के लिए सपोर्ट कम नहीं हुआ है। इसी हफ्ते पाकिस्तान के हजारों लोग और उनके पीटीआई के पार्टी मेंबर्स ने उनकी रिहाई के लिए एक पदयात्रा निकाली, which was led by his wife। इमरान खान की वाइफ का नाम बताना। कौन सी वाली का? क्या मतलब कौन सी वाली? एक और इवेंट जो इस हफ्ते चर्चा में रहा वो था आईपीएल का मेगा ऑक्शंस। 10 फ्रेंचाइजीज ने टीम बनाने पर कुल मिलाकर 640 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। मैं 640 की टीम बना लूं, मेरा धक धक हो जाता है। क्या पैसा है यार क्रिकेट में? 20 करोड़, 25 करोड़, 27 करोड़, 1 साल का इनका कॉन्ट्रैक्ट, 1 जिंदगी की हमारी कमाई। इसमें एक बड़ी हेडलाइन बने ये छोटे भाई साहब वैभव सूर्यवंशी, जो आईपीएल के यंगेस्ट प्लेयर बने। 13 साल की उम्र में ये 1 करोड़ में बिके। गाड़ी आने से पहले आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट आ गया। और फिर एक और प्लेयर चर्चा में रहे, वो थे पृथ्वी शॉ, इंडिया का एक टाइम का सबसे उभरता सितारा, नया प्रोडिजी, जिसको सचिन के साथ कंपेयर किया, कोहली के साथ कंपेयर किया, कभी कुछ लोग बोलते मिला के उन दोनों का एक है। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रोस्पेक्टेड यंग टैलेंट पृथ्वी शॉ अनसोल्ड चले गए। काफी टाइम से इनकी खबरें आ रही थी कि इज नॉट बीइंग डिसिप्लिन्ड, डाउनफॉल आ रहा है, और इस साल आईपीएल में वो बिके ही नहीं। देखो अभी भी प्लेयर बहुत यंग है, बहुत लोग इसमें बोलेंगे कि ही इज डन, ही इज फिनिश्ड, बट इफ ही इज ग्रेट देन ही विल बाउंस बैक लाइक ऑल ग्रेट प्लेयर्स डू। अच्छा, शाहिद कपूर की सीरीज आई थी फर्जी, देखिए आपने? उसमें वो नकली करेंसी बनाता है, क्रिमिनल्स को बेच देता है। इस हफ्ते पता चला कि ये सिर्फ रील में नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी हो रहा है। इस हफ्ते हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आके खुद बताया कि पिछले 5 सालों में जो 500 रुपए के नोट बनते हैं, उनके नकली 500 रुपए के नोट में 300% का इजाफा देखा गया है। 500 के नकली नोट्स की संख्या 2019 में जहां 21 अरब थी, 2023 तक बढ़कर 91 अरब तक पहुंच गई और इस साल थोड़ा घटकर 85 अरब तक पहुंच चुकी है। एंड माइंड यू, ये सिर्फ नोटों की संख्या है, टोटल वैल्यूएशन नहीं। टोटल कितने रुपए के नकली नोट है मार्केट में, कैलकुलेट कर लो, 85 अरब इंटू 500, पाकिस्तान की जीडीपी। अच्छा, एक बहुत फेमस स्टोरी है, आपने सुनी होगी कि एक बंदे ने कुछ बिटकॉइंस माइन किए थे, उसको अपनी एक हार्ड ड्राइव में रखा था और फिर वो हार्ड ड्राइव गलती से उसके से गुम हो गई थी। और फिर बाद में जब बिटकॉइन का बूम हुआ तो उसने जहां पे कचड़े के ढेर में वो हार्ड ड्राइव फेंकी हुई थी, वो पूरा कचड़े का ढेर सर्च करवाया था। सब बहुत फेमस स्टोरी आपने सुनी होगी और ये बिल्कुल 100% सच है। बंदे का नाम है जेम्स हाउल्स। 2009 में उसने करीब 8000 बिटकॉइन माइन किए थे और अब रिसेंट बूम के बाद उस जो हार्ड ड्राइव है जिसमें उसकी डिजिटल की है, उसकी कीमत हो गई है टोटल 6000 करोड़ रुपए। उसके 6000 करोड़ रुपए जो कहीं कचड़े में फेंके हुए हैं। मेरे 6000 गुम हो जाए तो मैं 2 दिन तक डिप्रेशन में रहूं, इसके 6000 करोड़ रुपए कहीं फेंके हुए हैं। इस केस में इस हफ्ते एक अपडेट आया, पता चला है कि ये जो हार्ड ड्राइव थी वो गुम नहीं हुई थी, इसी की गर्लफ्रेंड ने कचड़े के डब्बे में फेंक दी थी। 6000 करोड़ रुपए।
उस लड़की ने फेंक दिए। It's her choice. जेम्स भाई के लिए इतना बुरा लग रहा है, अंबानी की शादी से महंगा रिलेशनशिप पड़ गया भाई को। जेम्स भाई की किस्मत कितनी खराब है, सही टाइम पे बिटकॉइन पे इन्वेस्ट तो कर दिया पर अपनी इन्वेस्टमेंट सेफ नहीं रख पाए। बिटकॉइन में इन्वेस्ट करने का तब एक सही टाइम था और अब एक सही टाइम आया है। और आप अगर इस बार अपनी इन्वेस्टमेंट करके सेफ रखना चाहते हो तो आप कॉइन स्विच पर इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉइन स्विच है इंडिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म और यहाँ आप सिर्फ बिटकॉइन नहीं, इथेरियम, डॉजी कॉइन, शिबा इनो सारी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। कॉइन स्विच पर मिलती है आपको लोएस्ट फीस और अप टू 25 टाइम्स का लेवरेज। मतलब अगर आपके वॉलेट में 1000 रुपए है, यू कैन स्टिल ट्रेड अ वैल्यू अप टू 25,000 रुपीज। प्लस अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो तो इस प्लेटफॉर्म पर पहले 15 दिन के लिए कोई फी चार्ज नहीं की जाएगी। पहले 15 दिन के लिए 100% रिबेट, 100%। एंड आई नो जब से क्रिप्टो आया है कई सारे नेसेयर्स हैं जो उस पर भरोसा नहीं करते। तो कॉइन स्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रिकॉग्नाइज्ड है। इंडिया में जितने लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं भाई, $10,000 से अब $1,00,000 तक जाने वाला है, ज्यादातर लोग कॉइन स्विच यूज करते हैं। 2 करोड़ यूजर्स ऑलरेडी इनके पास है। और अगर आपको फिर भी अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई डाउट है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, जागो ग्राहक जागो। स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर प्रूफ ऑफ रिजर्व्स भी मेंटेन किया जाता है। अगर आप बोलो कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट करना है, इंटरेस्ट भी है लेकिन उतनी नॉलेज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड होते हैं ना, यहाँ होता है स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पर बस आपको इन्वेस्ट करना है और आपका पैसा अश्योर्ड प्रॉफिट के साथ ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। इनके कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स होते हैं जो अपने हिसाब से आपके बिहाफ में मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे म्यूचुअल फंड में होता है ना वैसे ही। तो अगर आप अपना पोर्टफोलियो डाइवर्स करना चाहते हो तो भैया बिटकॉइन तो कम से कम बढ़ने वाला है, बहुत ही जल्द $1,00,000 हिट कर जाएगा वो। तो कॉइन स्विच से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में लिंक दे रखा है। ओ बताना भूल गया, 1% कैशबैक भी है और पहले 30 दिन के लिए 0 ट्रेडिंग फीस। वो क्या कहते हैं, चेरी ऑन टॉप, सोने पे सुहागा। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दे रखा है, जाके चेकआउट कर सकते हो। अच्छा आपने कभी पैन कार्ड देखा है? देख, एक गरीब ऐसा दिखता है, इसमें आपका नाम होता है, एक नंबर होता है, टैक्स फाइलिंग में आपके काम आता है। फोटो पर बन जाना, उसमें चोर लगते हैं। इस हफ्ते हमारे आईटी मिनिस्टर ने बताया कि अब सरकार टैक्स पेमेंट प्रोसेस को और स्मूथ और सिक्योर बनाने के लिए पैन कार्ड का एक नया वर्जन, पैन कार्ड 2.0 लाने जा रही है। मतलब 1400 करोड़ लगाकर हर पैन कार्ड में ऐसा एक QR कोड लगाया जाएगा। मैं अपना इसलिए छुपा रहा हूं, तुम QR कोड देख के सारी जानकारी निकाल लोगे। 8 लाख का केस पता नहीं लगना चाहिए इनको। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है। एंड ऑब्वियसली अगर आप टैक्स फाइलिंग रेगुलरली करते हैं तो नंबर याद नहीं रखना पड़ेगा, एक QR कोड से प्रोसेस थोड़ा स्मूथ हो पाएगा। एंड आपको कोई लाइन में नहीं लगना, अपग्रेड कराना मैंडेटरी नहीं है। अगर अपग्रेड कराते हैं तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ऐसे ही अगर आप और फ्री ऑफ कॉस्ट इन्फॉर्मेशन जाना चाहते हैं तो एक और QR कोड स्कैन करो। हमारे सोशल मीडियाज हैं, इस पर व्हाट्सएप चैनल पर जाके आप जितने भी बेहतरीन आर्टिकल्स छपते हैं न्यूज़पेपर में वहां पे शेयर किए जा सकते हैं, आप उनको जाके पढ़ सकते हैं। अगली न्यूज है पड़ोसी मुल्क चाइना से। बहुत टाइम पहले एक आर्ट पीस वायरल हुआ था कॉमेडियन करके। आर्ट पीस कुछ नहीं था, दीवार में डक्ट टेप से केला चिपका दिया गया था और उसकी कीमत पता कितनी बताई गई थी? 52 करोड़ रुपए। हाँ, जो 20 रुपए में आधा दर्जन मिलता है वो 52 करोड़ का एक केला। 52 करोड़। ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर मिला के भी इतने के नहीं है। और चाइना का एक बंदा है जस्टिन सुन, उसने खरीद लिया और खरीद के खा गया भाई। 52 करोड़ रुपए छील के खा गया भाई। छिलका मेरे को दिलवा दो भाई, तो 3-4 करोड़ तो उसके होंगे। अच्छा, अगली न्यूज स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन स्कीम के तहत सरकार अब Amazon, नेटफ्लिक्स और हॉटस्टार के सारा कंटेंट अब एक ही जगह दिखाएगी। क्या बात कर रहे हैं? मैं मजाक कर रहा हूँ, सरकार है, टेलीग्राम थोड़ी। दरअसल स्कीम से स्टूडेंट्स, कॉलेज की फैकल्टीज, रिसर्चर्स को जो इंटरनेशनल रिसर्चेस और जर्नल्स होते हैं उसका एक्सेस मिलेगा। अब देखो, रिसर्च एंड थीसिस में क्या होता है कि पीयर टू पीयर लर्निंग होती है। एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, अगर आपको किसी चीज पे कोई थीसिस लिखनी है तो बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं जो अलग अलग पोर्टल्स पे होते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे होते हैं। उनकी जो सब्सक्रिप्शन फीस होती है वो बहुत महंगी होती है। अब जनरली में से मेजॉरिटी ऑफ रिसर्च पेपर्स पब्लिकली फंडेड होते हैं और ये पे वॉल्स के पीछे पड़े होते हैं कि भैया पैसा दोगे तभी जाके तुमको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो एक रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन है, मतलब सिर्फ उन लोगों के पास वो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है जिनके पास पैसा है उसको लेने के लिए। और अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन के पैसे नहीं है तो फिर तिकड़म लगाओ, और को मेल वेल लिखो, कोई दूसरा तरीका अपनाओ, झंझट। समझ रहे ना तुम प्रॉब्लम? पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है यहाँ पे। और अच्छी रिसर्च ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को अवेलेबल होना जरूरी है फ्री में, ताकि वो उसको पढ़ सकें और बेहतर रिसर्च कर सकें, पीयर टू पीयर लर्निंग हो। लेकिन अगेन पैसा मान लाया, तू रोकड़ा लाया। लेकिन फिर ये जो सब्सक्रिप्शन वाली प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगी इस वन सब्सक्रिप्शन से। स्कीम में 30 बड़े इंटरनेशनल पब्लिशर्स को शामिल किया गया है जिनके पास 13,000 ई जर्नल्स का स्टॉक है, जिसको सेंटर और स्टेट यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे लगभग 2 करोड़ स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाएंगे। और अगर ये हो जाता है तो जो स्टूडेंट्स होंगे उनके पास एक UID होगी, एक डिजिटल डेटाबेस होगा, उससे वो एक्सेस कर सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पे एक जो प्रॉब्लम बताई जा रही है वो ये कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी हो रही है, क्योंकि सरकार के पास अगर सारे जर्नल्स का डेटा है तो वही डिसाइड करेंगे कि भाई किसको कितने जर्नल्स देने और कौन से जर्नल्स देने हैं, है ना, कौन से जर्नल सही हैं, कौन से अप्रूव हैं, कौन से नेशनल हैं, कौन से एंटी नेशनल। JNU वालों को दिक्कत हो जाएगी।
अगली खबर है फाइनेंस से। लोकसभा में सरकार ने बताया कि इस साल बैंक्स ने 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन्स को राइट ऑफ किया है। ना, राइट ऑफ करने का मतलब माफ करना नहीं होता है। मतलब कि ये कि बैंक मान के चले गए कि ये लोन तो गया, जिसको दिया था वो दिवालिया निकल गया। 2-3 तरीके होते हैं जिससे अपने बैंक जो होता है वो लोन चुकाता है। एक तो आप किस्त दे दे के उसको चुका दो, दूसरा होता है कि लोन एक सेटलमेंट हो जाता है, जब बैंक को पता चलता है कि आपसे उतना पैसा आप नहीं दे पाओ जितना आपने लिया था, तो एक सेटलमेंट अमाउंट पे आ जाते हैं। और फिर तीसरा होता है उसको राइट ऑफ करना, जब बैंक को पता चल जाता है कि सामने वाले आदमी से कुछ नहीं होगा। ये अमीरों के साथ होता है, गरीब का तो घर नीलाम कर देते हैं। अच्छा, अगर स्पेसिफिक बैंक्स की बात करो तो सबसे ज्यादा लोन जिसने राइट ऑफ किए हैं वो है पीएनबी 18,000 करोड़, और प्राइवेट सेक्टर में सबसे बड़ा नाम आता है एचडीएफसी बैंक का, 11,000 करोड़ के लोन्स राइट ऑफ किए। पर आज तक मेरा एक भी लोन राइट ऑफ नहीं हुआ। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को दिया ही नहीं किसी ने। वहां बैंक लोन नहीं देता, तुम लोग लाइक नहीं देते। क्या जिंदगी आ गई है। थोड़ा लाइक दे दो, ट्रेंडिंग पेज पे आऊंगा, वरना सड़क पे आ जाऊंगा। कैसे कैसे लोग रहते हैं यहाँ पर, बिना सोचे वोट दे देते हैं, सोच समझ के लाइक भी नहीं देते। यूट्यूबर को एक लाइक दे दो, जिसने दिया उसको थैंक यू, जिसने नहीं दिया अनबन कटोला। Next news is about Urfi Javed and Mia Khalifa. They are living their lives, but now that I have your attention, next news is about climate change. हाल ही में COP29 समिट हुई जिसमें ग्लोबल कार्बन बजट बताया गया, जिसमें बताया गया कि ह्यूमंस ने इस साल एटमॉस्फेयर में 41 बिलियन टन कार्बन रिलीज किया है, जो पिछले साल के मुकाबले 1 बिलियन टन ज्यादा है। तो अब इसमें कंसर्निंग बात यह है कि इसमें 90% से ज्यादा हिस्सा फॉसिल फ्यूल्स का है। अब ये जो हम बार बार सुनते हैं ना, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, घंटा, बट ये सब कहने की बातें हैं, धरातल पे कुछ नहीं हो रहा। अभी भी हम अपनी एनर्जी नीड्स के लिए ज्यादातर फॉसिल फ्यूल्स पे ही डिपेंडेंट है। और जितना हम लोग को वार्निंग साइंस मिल रहे हैं, जो हम रन अवे क्लाइमेट चेंज से भाग रहे हैं, रन अवे क्लाइमेट चेंज अगर आपको नहीं पता है तो ये वाली वीडियो देख लेना। बट हाँ, एक क्लाइमेट कैटास्ट्रोफी हमारी आंखों में घूर के देख रही है हमें बिल्कुल, और हम कुछ खास स्टेप्स ले नहीं रहे उसको लेके। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। आपका काम ऑब्वियसली इग्नोर करना। नेक्स्ट न्यूज। आजकल देश में शादी सीजन चल रहा है और खुदा गवाह है, इस टाइम पर दहेज से ज्यादा कंटेंट आता है। जैसे ये सुनो, मेरठ में एक बारात निकल रही थी और बढ़िया सब लोग दलेर मेहंदी पे नाच रहे थे। इसी बीच कोई व्यक्ति दूल्हे की नोटों की हार निकाल कर भाग जाता है। अब कहीं और होता तो इसको अपशगुन मान के जाने देते, पर ये था बागियों का गढ़ मेरठ। दूल्हा बारात छोड़कर चोर के पीछे भाग निकला, वो भी बिना घोड़े के। फिर चला फुल धूम 5 का सीन। चोर चलते ट्रक में बैठ गया, दूल्हा भी उसके पीछे पीछे चलते ट्रक पे चला गया। फिर खिड़की से अंदर घुस के भाई नोटों की माला निकाल लाया। फिर जब पकड़ लिया तो दूल्हा हुआ साइड और चोर की बारात निकाली गई। अगली भी सुनो यूपी से। फर्रुखाबाद में एक इंजीनियर की शादी थी। रिंग सेरेमनी, शगुन, जयमाला सब हो गया, पर फेरे नहीं हो पाए क्योंकि जयमाला की बात दुल्हन को पता चला बिचौलिए ने झूठ बोला था, दूल्हा सरकारी नहीं प्राइवेट नौकरी करता है। अब देखो, तो सबको पता है कि शादी ब्याह के मामले में आटे में नमक जितना झूठ चलता है। देखो, घर दिलाना हो या बनाना, होकर थोड़ा झूठ तो बोलता ही है। भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई का। सरकारी जॉब के चक्कर में लड़की ने कर दिया लड़का वहीं रिजेक्ट, जबकि लड़का पता कितना कमाता था, 1.25 लाख रुपया महीना। मैं आंटी की तरह क्यों बोल रहा हूं? तो इस घटना से हमको क्या सीख मिलती है कि प्राइवेट में सीईओ हो या हॉकर, मनी डोंट मैटर, दुल्हन मांगे सरकारी नौकर। अगली खबर भी यूपी की शादी से। अबे यूपी वालों, तुम लोग क्या दिक्कत है तुम लोग को यार? यूपी? हाँ, आई लव यू। पता है, लखनऊ के पास एक गांव में शादी थी। बढ़िया डीजे पे डांस चल रहा था, पर बारात में डीजे कौन सा गाना चलाएगा, इस पर दूल्हे के भाई और जीजा में लड़ाई हो गई। बहस हुई, फिर देखते ही देखते मारपीट हो गई। जब लड़की वालों ने लड़ाई रुकवाने की कोशिश की तो उनकी भी कुटाई कर दी गई। बेसिकली जूता चुराई से पहले जूता बजाई की रस्म हो गई। सालियां, देवर, जीजा सब कुटे, और देखते ही देखते हड्डियां और शादी दोनों टूट गई। मतलब बैंड में क्या बजेगा, उस चक्कर में अपनी बैंड कौन बजवाता है यार। वीडियो वायरल हुई हरियाणा के पानीपत से, जहां पर एक लौंडा जेंडर इक्वालिटी का प्रदर्शन करते हुए लड़कियों के ड्रेसअप में रील शूट करने लगा। या दिस ब्रा वाज वेयरिंग अ ब्रा, एंड लोगों ने अप्रिशिएट किया और ताली बजाई अपने हाथ से इसके गाल। एंड यहाँ पे तो मुझे कह दो लेफ्टिस्ट, लिबरल जो भी है, लेकिन जो भी सोसाइटल नॉर्म्स को चैलेंज करता है, आई सपोर्ट। बड़ी बात है भाई, पेट्रियार्की के खिलाफ खड़ा होना, उसके लिए जिगरा चाहिए होता है, और भाई का तो था भी बड़ा। आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से भरी हुई। देखो भाई, फुल सपोर्ट टू यू। बट तुम्हें किस विद्वान ने बोला कि मैस्कुलिनिटी चैलेंज करने की मुहिम हरियाणा से स्टार्ट होनी चाहिए? तुम हरियाणा में ब्रा पहन के मार्केट में जाओगे तो वहां तो पिटोगे। हाँ, बिहार होता तो बात अलग थी।
अच्छा, इस हफ्ते एक खबर और बहुत वायरल रही है, चर्चा का विषय बनी, जब उत्तर प्रदेश में 3 दोस्त बरेली से बदायूं जा रहे थे लेकिन पहुंच नहीं पाए, उनकी मौके पे ही मौत हो गई। दरअसल गूगल मैप से रास्ता देख के जा रहे थे जो एक फ्लाईओवर पे चढ़ा देता है, आगे जाके फ्लाईओवर कंप्लीट नहीं होता, 50 फीट गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है और तीनों की मौके पर ही मौत हो जाती है। एनीवेज ड्राइवर्स, हम सब के लिए ये न्यूज रिलेटेबल है पर अवॉइडेबल नहीं है, क्योंकि हम सब गूगल मैप्स यूज करते हैं चलाते वक्त। दुखद घटनाएं, सबसे बड़ी गलती यहाँ पर विभाग की है कि अगर आगे जाके रोड आपकी खाई बन रही है तो या तो उसमें घुसने मत दो, और घुसने तो कम से कम आगे जाके ब्लॉक करके रखो ना। और एंड दूसरा, ये साला गूगल मैप्स ये आधी इंफॉर्मेशन बताएगा और आधी तुम पता कर लो। मतलब फ्लाईओवर तो दिखा देगा पर ये नहीं बताएगा कि चढ़ना कहां से है और उतरना कहां से है। मतलब बेचारा कंप्यूटर, इसको तुम क्या बोलोगे? इसको थोड़ी पता है कि हमारे यहाँ रास्ता जहां है जरूरी नहीं है वहां रोड भी हो। तो एक बार संडे भारत के दौरान हम लोग रात को राजस्थान से निकल रहे थे एंड इसको समझ में नहीं आता, ये दिन में हाईवे से घुसाता है और रात में पता नहीं कहां गलियों चौबारों में घुसा देता है। रात को एक जगह से निकल रहे थे हम लोग, स्क्रीन पर हम लोग को ब्लू रोड दिख रही थी पर रोड पे रोड नहीं दिख रही थी। एक बार कमेंट सेक्शन, प्रोटेस्ट काफी ज्यादा चर्चा में रहे। पेरिस में कुछ महिलाओं ने वुमेन राइट्स के लिए टॉपलेस प्रोटेस्ट किया। वीडियो ब्लर करके दिखानी पड़ेगी पर मैंने तो बिना ब्लर करके देखा। मुझे भाई कहते हैं और कितना जस्टिस चाहिए, इसके कपड़े नहीं तुम्हारी सोच छोटी है। कपड़े है ही कहां? ऐसे प्रोटेस्ट इंडिया में भी होने चाहिए एवरी संडे शो। भाई कंप्लीटली वायरल हुई तो बहुत ज्यादा एक चर्चा छिड़ गई कि भाई ये कोई तरीका थोड़ी होता है प्रोटेस्ट करने का, है कि आपको वुमेन एम्पावरमेंट चाहिए तो उसका आपके टी शर्ट से क्या लेना देना। और कुछ लोगों ने कहा कि नहीं भाई देखो एटलीस्ट पीपल आर नाउ टॉकिंग अबाउट इट, तो उनका प्रोटेस्ट करने का मोटिव तो सक्सेसफुल हुआ और लोगों ने उनका भी सपोर्ट मिल गया। तो उसमें आपका क्या सोचना है कि क्या ये प्रोटेस्ट करने का तरीका जायज है? एक बार कमेंट सेक्शन में #पेरिस प्रोटेस्ट लिखकर बताना। शेफाली तेजपाल बोलती है, सार्थक वन क्वेश्चन फॉर यू, वुड यू लाफ ऑन जोक मेड ऑन लेट इमरान खान्स कैंसर? नोट, डिप्रेशन इज अ डिजीज जस्ट लाइक कैंसर, फीवर एंड कोल्ड। आ गए वोक वाले। पहली बात तो इरफान खान, दूसरी बात यस आई वुड, क्योंकि इरफान खान एक आर्टिस्ट थे और जोक राइटिंग एक आर्ट है जो किसी के एक्सपेंस पे की जाती है, उसमें इंटेंट देखा जाता है। इंटेंट ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं। पता है ना कि एक अंधा आदमी अपने ही ब्लाइंडनेस पे जोक सेट लिखा हुआ था, सब हंसे थे उस चीज पे। तो इरफान खान के कैंसर पे अगर जोक मारा गया ना तो वो खुद उस पे हंसेंगे, वो खुद उस आर्ट को अप्रिशिएट करेंगे। दूसरी बात, मतलब वो क्या प्रॉब्लम यही है, दे बिहेव इन अ सर्टेन वे एंड दे वांट दैट एवरीवन शुड बिहेव इन द वे दे थिंक इट शुड बी बिहेव्ड। भाई आप हंसो ना हंसो आपकी दिक्कत है, मैं कोई क्या जोक मार रहा है, मैं उस पर हंस रहा हूं या नहीं हंस रहा हूं, उस पर आपको क्या लेना देना। ज्यादा डार्क हो गया क्या? सॉरी अभी रो दोगे तुम फिर मैं। चैतन्य टांगड़े बोलते हैं, भाई अक्टूबर चला गया, अब नवंबर भी जाएगा, आपकी अभी तक सरकारी जॉब नहीं लगी। मेरी सरकारी जॉब, मैंने एग्जाम भी दिया था। आपने बताया था जुलाई के एक संडे शो में कि आपकी सरकारी जॉब लगने वाली है। मेरी शक्ल देख के लगता है कि मैं भाई सरकारी जॉब और मेरा सिर्फ एक कनेक्शन है, वो है लंच ब्रेक। वही चीज से रिलेट करता हूँ, काम नहीं बाद में आना। इफ दैट इज अ क्वालिफिकेशन हायर मी। शायद 8 लाख रुपए वाली स्कीम क्या सरकारी जॉब मेरी 8 लाख वाली? वो चीजें खुल के थोड़ी बताई जाती हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। वो जॉब नहीं, वो फ्रीलांस है भाई। भैया आई एम फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, नाउ स्टडीइंग इन DU, दैट समटाइम्स आई विश्ड आई वाज बोर्न इन अ डिफरेंट प्लेस, बट बाय गॉड ये पॉल्यूशन का चार्ट देख के थोड़ा सा ही सही पर अच्छा लगा कि हम जहां बड़े हुए वहां की हवा अभी भी कंपैरेटिवली बहुत साफ है। बाय द वे ग्रेट फैन, नॉट जस्ट हवा, पानी भी बहुत साफ है। मतलब मेघालय एक ऐसा राज्य है जहां पर अगर आप थोड़ा सा एक मेन स्ट्रीम शिलोंग से आगे जाओगे ना, कहीं भी रास्ते के साइड में नाला बह रहा हो, वो पानी का है, आप उसको पी सकते हो। पानी बहुत साफ है मेघालय में। हवा तो ऑब्वियसली साफ है, ऑल्दो कुछ होता है अरुणाचल मणिपुर में जब आप जाते हो वहां पर, तो वहां पर इंसर्जेंसी एंड ये ट्राइबल का इशू जो है वो बढ़ता है। पर हाँ, एज फार एज बात है पॉल्यूशन की, तो वेरी क्लीनर देन अदर स्टेट्स ऑफ द कंट्री। जहां तक बात है रेसिज्म की, तो वही है यार, अनसोशल एलिमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। आई अपोलोजाइज। भाई मजाक से हटके एक सवाल था। मजाक से हटके क्यों सवाल है तुम्हारा? पहले ही बताओ। तुम्हें मैं ध्रुव राठी लग रहा हूं? मैं मजाक से हटके क्यों सवाल है तुम्हारा? मजाक के साथ सवाल। अगर मान लो इंडिया में गाली देने पर टैक्स लगा दिए जाएं तो क्या होगा? प्लीज बताना जरूर। भाई मेरा दिवालिया निकल जाएगा, मेरा चैनल बंद हो जाएगा। और नापोगे कैसे तुम? CGST IGST तो क्या भूख के सोचा है तुमने? ये पहले ये बताओ। सवाल तो मजाक के साथ ही था तुम्हारा, इसमें तो कुछ सीरियस नहीं लगा मुझे। अंशुमन पंडित बोलते हैं, द थिंग इज भाई पीपल ऑफ अमेरिका इज नॉट वोटिंग फॉर क्लाइमेट चेंज। ट्रम्प इज ओपनली सेइंग देयर इज नथिंग लाइक क्लाइमेट चेंज। वी आर एक्सपेक्टिंग इंडियंस टू वोट ऑन पॉल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज। आई थिंक व्हाट पॉलिटिशियंस मेंशन इन द प्रोपेगेंडा वीडियो अडॉप्टेड देयर इज अ नीड फॉर पॉलिटिकल विल। इसमें एक चीज और है भाई, climate change however is not an issue which you can see, feel, relate and you can get affected to in real time. लोगों की जंग है ना क्लाइमेट से बहुत बड़ी है। आप क्लाइमेट चेंज ऐसी चीजों के बारे में एक लेवल ऑफ प्रिविलेज के बाद ही बोल सकते हो। जब आपके घर में खाना है, जब आपके पास एक नौकरी है, जब आपको किसी का ब्याज नहीं चुकाना है ना, ये सब चीजें, जब आपको बच्चे की फीस के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहे हो,
ये जब आप चीजें सॉर्टेड होंगी तब आप जाके सोचोगे कि अच्छा यार सोसाइटी पे कुछ इंपैक्ट पड़ रहा है, 5 साल बाद जाके क्या होगा। ट्रैफिक रूल सबको फॉलो करने चाहिए, लेकिन एक बाइक वाला जो तोड़ देता है ना, उसको 10 सेकंड पहले डिलीवर करना है अपना, वरना पेनल्टी लग जाएगी उसकी, और जो पेनल्टी होगी वो क्या पता दिन की कमाई से ज्यादा हो। तो वही वाली बात है। अमेरिका में वो क्लाइमेट, ऐसा नहीं वो क्लाइमेट चेंज के बारे में केयर नहीं करते, पर उनका प्राइमरी जो प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन है, जो बहुत जा चुका है आगे। लोगों को भाई ब्रेड रोटी खरीदने के जब पैसे नहीं मिल रहे तो क्या तुम उनको बताओगे क्लाइमेट वगैरह। दैट इज वाई जो इनिशियल प्रॉब्लम्स है वो पहले फिक्स करनी पड़ती है। इट्स अ मैक्रो लेवल व्यू ऑफ जो बता पा रहा हूँ। साथ भाई आजकल आपकी स्किन ग्लो कर रही है, फिल्टर है या स्किन केयर, कोई टिप्स दे दो यार। कैमरा है कैमरा और गुड एडिटर। देखो दिखाऊं तुमको अपनी स्किन टोन दिखाऊं? सब झोल है भाई, सब झोल है। जो दिखता है वो नहीं होता है, जो नहीं होता है वो दिखता है। ये थे इस हफ्ते के प्रधानमंत्री गरीब रिचार्ज योजना के लाभार्थी। इनको मिलता है 1 महीने का फ्री डेटा प्लान। फिर मेरी वीडियो किसी की वीडियो पे, जिसकी वीडियो पे कमेंट डिसलाइक करना करो। अगर आप भी स्कीम में अप्लाई करना चाहते हैं तो बहुत हैशटैग दे रखे हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अंगूठा चलाओ रिचार्ज पाओ। इस हफ्ते की पॉजिटिव न्यूज आती है दिल्ली से, जहां पर फाइनली कुछ स्टूडेंट्स ने, उनके पेरेंट्स ने, कुछ सिटीजन्स ने मिलके एक छोटा ही सही बट एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोटेस्ट किया क्लाइमेट क्राइसिस पर, पोल्यूशन के खिलाफ। उन्होंने बोला सांसों के लिए संसद चलो, वोट फॉर क्लाइमेट, वोट फॉर पोल्यूशन, पोल्यूशन इज अ वोटिंग इशू। कुछ लोग मास्क लगा के आए, कुछ पोस्टर लेके आए, बट बहुत अच्छा लगा देखने को कि ये कॉन्शियस है अभी भी। कुछ तो लोग हैं जो मान रहे हैं कि भाई हमारे देश का सबसे बड़ा इशू मंदिर मस्जिद नहीं बल्कि फेफड़े हैं। इसके पहले ऐसे ही एक प्रोटेस्ट देहरादून में हुआ था, अब दिल्ली में हुआ, और जब ऐसा कोई प्रोटेस्ट होगा हम उसके बारे में आपको बताते रहेंगे। वो लोग अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे, एंड होपफुली हमारी सरकार उनका काम करेगी। और अगर आप समझना चाहते हैं हमारे देश में पॉल्यूशन कितनी गंभीर प्रॉब्लम हो गई है तो बाहर जाके सांस ही ले लो एक बार, और अगर अंदर जाके रहना है तो ये वाली वीडियो एक बार देख लेना। होपफुली हम मिलकर कुछ चेंज ला पाए। और अभी बहुत जरूरी है कि दिल्ली, देहरादून जैसी जगह से छोटे छोटे तबकों की जो आवाज आ रही है उसको हम एम्पलीफाई करें। हमें इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। मेरा काम था इनकी आवाज आप तक पहुंचाना, आपको ये न्यूज बताना। आप अपनी आवाज इनके साथ जोड़ सकते हो। नीचे कमेंट सेक्शन में हैशटैग पोल्यूशन प्रोटेस्ट लिखकर अपना सपोर्ट जाहिर कर सकते हो। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि सबका नो। तो जैसे आपके पास ज्ञान तो है पर विद्या नहीं है, संगीत की विद्या आपके पास नहीं है। मेरे पास तो गुरुजी विद्या भी नहीं है। आप गणित जानते हैं? गणित का ही टीचर हूँ। अबे एक और बहुत अच्छी है कि वो बोलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है शीतल, और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शीतल मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी आप भी एक बार बोल दीजिए। गुरुजी बोलता है शीतल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। शीतल मैं आपसे प्यार करता हूँ, आई लव यू। हाँ महाराज जी एक बार आप भी बोल देना उससे। शीतल मैं तेरे से प्यार करता हूँ। Bro should move to different planet now. डूब मरने के लिए समंदर दूर नहीं है। आप कितनी स्टडी है, आपकी क्या क्वालिफिकेशन? मैं बीएस जर्नलिज्म। बहुत दूर तक गई, क्या किया है बीएस जर्नलिज्म करके? और आगे भी पढ़ रही हूँ। क्या किया इतना पढ़ के? आज जहाँ खड़ी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह स्टैंड कर रही हूँ। तो ये तो रोड पे खड़ी है आप। तो रोड पे खड़ी है आप, तो कहीं इज्जत नहीं है यार जर्नलिस्ट लोग के। क्या बोल दूंगा मैं, किस हक से पाकिस्तान के जर्नलिस्ट की बेइज्जती कर दूं बताओ जरा। जब वो कहते ना, जब अपने ही घर में क्या है वो, हाँ जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारा करते, और हमारे घर तो माइक्रोफाइबर के हैं भैया। जनाब ये व्हीकल चेकआउट करें। माशाल्लाह क्या व्हीकल है जी। ये कौन से मुल्क की मैन्युफैक्चरिंग लग रही है? देखे पाकिस्तान की तो बिल्कुल नहीं लग रही, बाकी दुनिया के किसी भी मुल्क की हो सकती है मेरे ख्याल में ये। यार आई जस्ट वांट टू गिव अ शाउट आउट टू विकांशु। बहुत बढ़िया एक इंस्टाग्राम क्रिएटर, इतनी बेहतरीन रील्स बनाता है। कभी ये ऐसे, हाँ एक्सेंट भी बहुत अच्छा कॉपी करता है। वेरी अंडररेटेड जो क्रिएटर्स नहीं होते, बहुत प्यारे उसके रील्स होते हैं। अगर कोई ऐसे कोई बेचने वाले स्ट्रीट हॉकर की अगर कोई रील बनाएगा तो बहुत प्यारी तरीके से उसका डायलेक्ट, उसका एक्सेंट नेल करेगा। कुछ पाकिस्तान का अगर कुछ बना रहा रील तो उनका डायलेक्ट बहुत अच्छी तरीके से। सो गो फॉलो हिम आउट यार। आई जस्ट गिव अ यूजर नेम यहाँ पे लिख दूंगा मैं। धरती जब गूल होती है तब हम उसमें से टपकते क्यों नहीं है? टपक के कहाँ जाओगे? जब आदमी की उम्र हो जाती है तब तो वो टपक ही जाता है ना बेटा। आपके दादाजी हैं, दादी हैं, तो दादी जी कहाँ गई? टपक गई। ग्रेविटी गई। ऑलवेज टारगेट्स ऑन फैमिली, कॉर्नर्स ऑन देयर फ्यूनरल्स। हमारे यहाँ तो होता ही है यार, तेरह इसलिए की जाती है कि पता हम लोग के दोस्तों में वो है पैक्ट है
कि मैं मर जाऊंगा तो मेरे तेरे पे ये खाना खिलवाना, मैं मर जाऊंगा तो हम लोग की ये लेट नाइट कॉन्वर्सेशंस है हम लोग की कि तू मरेगा तो तेरे पे क्या खाना खिलवाना है पहले बता के रख दे भाई। तो सबका डिसाइडेड है। और एक ने बोला कि जब मैं मर जाऊं तेरे ही बाद में पहली मेरी चिता से आपने क्या रखा होगा अपना? कड़ी चावल। क्लियर है भाई, आदमी अच्छा था बस खाना अच्छा नहीं करवाया। आदमी इंसान की जाने के बाद इंसान की तारीफ करे ना करे, खाने की जरूर बुराई करेगा। मेरा एल खरीदा 25,000 की टिकट, दिलजीत आ गए शादी में। दिलजीत मॉड APK डिलीट दोसांझ। दिलजीत नहीं दलित। ए तेरे नाम पार्ट 2। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तुम कहाँ गई? ये टॉम बॉय लग रहा भाई, ऐसा लग रहा है जैसे कोई साउथ दिल्ली की आंटी आ गई हो विग पहन के। देखियो जरा। अगर नंबर बढ़वाने हो तो मुझे बता देना। जी राधे भैया जरूर। तुम चुप बैठो, तुम बताओ। जी जरूर। तो मैं नंबर बढ़वा सकता हूँ, ठीक है? जी थैंक यू। अब सीधे घर जाओ, ठीक है? इसके कमेंट पढ़ने मुझे। चलो विष्णोई भाई ये वाला चलेगा क्या प्रैक्टिस के लिए? राधे भैया नहीं, राह देना भैया। माफ करना भाई, मेरे एरिया का प्रोडक्ट है। जेन्युइन लेदर की बेल्ट से तुम लोग की काल उधेड़ने वाली है। राधे जोर से पा दे। हमारा हो गया 11 साल हो गया। फिर ये बच्चा कैसे जन्म लेता है? अब बच्चा हमें नहीं पता कैसे जन्म हो गया। पति हमारा सपने में आते हैं। तो सपने में आते हैं, क्या करते हैं सपने में? क्या करते का कहते हैं, का बोला खाना मांगते हैं, खाते हैं, झगड़ा करते हैं, सो रहते हैं लगे। हाँ लगे सो रहा? हाँ लगे सोते हैं सपने में? सपने में हाँ। है कि पति की 11 साल पहले हुई और 11 साल बाद आप बच्चे को जन्म देती हैं। बेसिकली पति सपने में आके 11 साल बाद। ओके, इट्स हर पर्सनल मैटर। तुम लॉजिक भी तो कोई चीज होती है कि इट्स हर चॉइस। ड्रीम केम ट्रू। वाईफाई भी होता है क्या? देखो पति ही आके प्रेग्नेंट करके गया है, बस वाईफाई पड़ोसी का था। क्या बढ़िया था गुरु। मैन ऑफ हिज वर्ड्स। यही मेरा डिसीजन है। नहीं वेदांत प्लीज ऐसा मत करो ना, ब्रेकअप मत जाओ मुझे छोड़ के वेदांत। सुनो मेरी बात, अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सका ना तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं किसी के साथ फेरे नहीं लूंगा। You Vedant Bairagi, take her as your beloved wife. साथ फेरे के लिए कोर्ट मैरिज कर ली। कभी कभी तो लगता है कि आदमियों को सही गाली पड़ती है। मेन आर डॉग्स की भी क्यों बेइज्जती करूं मैं? इसलिए डॉक्टर की पुलिस कंप्लेंट कर दी क्योंकि डॉक्टर की हैंडराइटिंग अच्छी थी और पुलिस जांच के बाद पता चला कि डॉक्टर की डिग्री फर्जी थी। दरअसल डॉक्टर ने युवक को जो दवा लिख कर दी थी वो मरीज को साफ साफ समझ आ रही थी। भाई ये तो अब ईगो पे ले जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पर्चे में अगर मेरे को समझ में आ गई दवाई, मुझे लगता है कि डॉक्टर थोड़ा सा ठीक नहीं होगा। ये अच्छे डॉक्टर की तो ये अलग ही है। तो ये था इस हफ्ते का एपिसोड। अगर मजा आया तो लाइक, नहीं मजा आया तो डिसलाइक कर देना। अगर यहां तक देख ही लिया है तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लाइक ही करोगे। कुछ अगर आपको लगता है आप कॉन्वर्सेशन में ऐड कर सकते हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, शब बखैर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।